नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरा नाम रितिका है और जैसे ही मेरी शादी की उम्र हुई, घर वालों ने बस ठीक ठाक सा रिश्ता देख के उसके साथ मेरी शादी करवा दी। वैसे घर वालों में मेरे माता पिता नहीं थे, चाचा चाची थे और मुझे सर से उतारना चाहते थे। मैं पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, लेकिन मेरी शादी एक टैक्सी ड्राइवर से करवा दी। उसका नाम राहुल था। उसका छोटा सा घर था, सिंगल मंजिला। कमरा बड़ा था लेकिन एक ही था, छोटा सा, लेकिन आगे थोड़ी सी जगह में एक बाथरूम था। उसके रिश्तेदार भी बहुत कम थे, वह भी सारे चले गए। दरअसल वह झूठ बोल रहा था, रिश्तेदार नहीं थे, सारे दोस्त थे। जब मैं कमरे में आई तो मैं घूंघट किए बैठी थी। मेरा घूंघट उठा के वो मुझे देखकर कहने लगा कि पता नहीं कौन सा नेक काम किया था कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। मेरा पति राहुल था, शक्ल सूरत का पूरा नहीं था लेकिन मुझसे 5-7 साल बड़ा था। वह कहने लगा कि मेरा एक भाई है, बस वही मेरी जिंदगी में एक मेरा सगा रिश्ता है। अभी दूसरे शहर में हॉस्टल में पढ़ रहा है, वो आ जाएगा तो हमारे साथ रहेगा। मैंने कहा कि शादी में नहीं आया तो उसने बताया कि उसके पेपर थे और मुझे जल्दी थी। मैं यह सब सुनकर सोचने लगी कि इतनी भी क्या जल्दी थी। राहुल ने मेरी तरफ देखा और कहा कि जो तुम सोच रही हो वह जल्दी नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने कहा कि मुझे तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा देना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मैंने पूछा कहाँ, क्योंकि घर तो छोटा सा था, कोई दूसरा कमरा भी नहीं था जहाँ वो मुझे ले जाता। उसने कहा कि आओ तो फिर मेरे साथ, भरोसा नहीं है क्या? फिर मैंने कहा हाँ है तो सही भरोसा, क्यों नहीं भरोसा, आप तो मेरे पति हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर से बाहर ले जाने लगा। मैं थोड़ा डरने लगी क्योंकि आजकल शादी के बाद लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा था वह सब खबरों में आता था और हर तरफ बातें चलती थी। वो मुझे गली से बाहर ले आया और अपनी गाड़ी के पास ले गया। वो पुरानी सी गाड़ी थी, शक्ल से लगता था जैसे बहुत पुरानी हो। शायद उस गाड़ी का नाम स्विफ्ट था। वह थोड़ी लंबी थी और काफ़ी मजबूत भी थी। राहुल ने उसे अच्छी तरह सेट किया हुआ था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि आप मुझे गाड़ी के पास क्यों लेकर आए हैं? वह कहने लगा कि यह मेरी इच्छा है। मैं हैरान हो गई और सोचने लगी यह कैसी इच्छा है, कहीं उसकी कोई अजीबोगरीब इच्छा तो नहीं है। मैं दिल ही दिल में डर गई और सोचती रही कि यह मुझे दुल्हन के कमरे से निकाल कर सीधा गली में और फिर गाड़ी तक क्यों ले आया है। मैंने कहा कि क्या है आपकी इच्छा? तो उसने मेरी तरफ देखकर एक पल खामोशी से सोचा, जैसे बात दिल से निकाल कर बाहर ला रहा हो। फिर उसने कहा कि मेरी यह इच्छा है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी मुंह दिखाई में दे दूं। मैं हैरान रह गई और बोली कि ऐसे कैसे, मैं क्या करूंगी इस गाड़ी का, मुझे तो चलानी भी नहीं आती। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि अगर तुम्हें पता होता ना कि मुझे अपनी गाड़ी से इतना प्यार है तो यह सवाल ना करती। यूं समझो मैं तुम्हें अपनी औलाद दे रहा हूँ, मेरे लिए यह मेरी औलाद जैसी है। मेरे बाबा की गाड़ी थी, संभाल के रखा है मैंने इसको, मैं इसे स्वीटी कहता हूँ। फिर उसने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा जैसे किसी जिंदा चीज को छू रहा हो और कहा कि आज से यह तुम्हारी हुई, मेरी तरह तुम भी इसका ख्याल रखना। मैं खामोश खड़ी उसे देखती रही और दिल में सोचने लगी कि टैक्सी ड्राइवर से शादी करवाओगे तो वह मुंह दिखाई में गाड़ी ही देगा, और वह भी ऐसी गाड़ी जो उसकी रोजी भी थी और उसकी ज़िंदगी का हिस्सा भी। फिर हम घर वापस आ गए और ज़िंदगी की शुरुआत हो गई, लेकिन वह ज़िंदगी वैसी नहीं थी जैसी मैंने सोच रखी थी। अगले दिन वह मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। मैं अभी बेड पर ही थी, उसने प्लेट सामने रखी और कहा उठो नाश्ता करो, फिर हम बाहर जाएंगे। हमने नाश्ता किया। फिर कुछ देर बाद उसने कहा तैयार हो जाओ, हम सैर पर जाएंगे। मैं तैयार हुई और हम गाड़ी में बैठकर निकल गए। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि गाड़ी पुरानी थी, लेकिन अगर पुरानी भी हो तो सवारी तो होती है ना, चलती का नाम गाड़ी होती है। जब तक वह चल रही है तब तक गाड़ी ही होती है। उस गाड़ी की वजह से हम पूरा दिन शहर की गलियों में घूमते रहे, कभी बाजार, कभी खुली सड़कें,
कभी बाहर के इलाके गर्मी और भूख से बचते हुए दिन गुजर गया और शाम को हम वापस आ गए। 2-4 दिन इसी तरह गुजर गए। फिर मैंने घर का किचन संभाल लिया और ज़िंदगी एक ट्रैक पर चलने लगी। मेरा पति राहुल पूरा दिन बाहर रहता था, रात को देर से घर आता था, लेकिन उसकी आदत यह थी कि वह हफ्ते के रविवार को मुझे सैर पर ले जाता था। उसने पहले ही दुकानदारों से बात कर रखी थी कि वो मेरी पत्नी आएगी, जो भी सामान ले वो उसे दे देना, पैसे बाद में महीने के आखिर में ले लेना। चिकन वाले से भी यह बात थी, दूध दही वाले से भी यही तय था। मैं बाहर जाती, सामान लाती और घर आ जाती। पैसे का कोई मामला नहीं था, मैं जो चाहती ले लेती थी। महीने के आखिर में जब सबका हिसाब बना तो उसने बिल देखकर कहा कि यह क्या, पहले तो मैं अकेले रहता था तो खर्च भी कम था, अब तुम आई हो तो लगा था खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन तुमने तो उससे भी कम खर्च किया है। मैंने सादा से अंदाज में कहा कि मुझे बजट में रहकर खर्च करना आता है। वो हंसा और बोला कि बाढ़ में गया बजट, जितना मर्जी खर्च करो। और एक बात सुनो, जब भी सामान लेने जाओ ना तो अपने लिए भी कुछ ले लिया करो, चॉकलेट, आइसक्रीम, या जो दिल करे। मैंने कहा मैं शर्मा जाऊंगी। वो बोला शर्माने की क्या बात है, अगर तुम नहीं लोगी तो मैं दुकानदार को कह दूंगा, वह खुद लिफाफे में डाल देगा। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि इतना ख्याल रखते आप मेरा तो मैं बिगड़ जाऊंगी। वह हंसा और कहा तुम्हें नहीं बिगाड़ना तो और किसको बिगाड़ना है, तुम मेरी पत्नी हो। मेरी ज़िंदगी के बहुत से साल मैंने अकेले गुजारे हैं। मेरे पास पैसे थे लेकिन खर्च करने वाला कोई नहीं था। अब तुम हो तो तुम पर खर्च करूँगा। उसकी बातों में सादगी भी थी और अपनापन भी, जैसे वह सच में अपनी पूरी ज़िंदगी का बोझ किसी के साथ बांट देना चाहता हो। मैंने अपनी एक कजन को बताया कि मेरा पति मेरा इस तरह से ख्याल रखता है। उसने फौरन ही मुंह बनाकर कहा कि यह जो ज़रूरत से ज़्यादा मीठे मर्द होते हैं ना, उनका बाहर कोई चक्कर चल रहा होता है, और तुम खुद ही कहती हो कि सुबह जाते हैं शाम को वापस आता है, तो कौन जानता है वो क्या करता होगा। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे दिल में ऐसा कोई शक नहीं है। उसने फिर जोर देकर कहा कि नज़र रखा करो। मैंने कहा कि मैं यह तो नहीं कहती कि उसकी बातों से मेरे दिल में शक बैठ गया था, लेकिन लोग इस तरह की बातें करके ज़रूर दिल में शक डाल देते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि राहुल मेरे अलावा किसी और की तरफ देख भी सकता है। उसके भाई से भी मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। वो बहुत नरम लहजे में बात करता था और कहता था कि अभी तो मेरा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर भाभी आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा ठीक है। वह भी राहुल की तरह ही लगता था, बस उम्र में थोड़ा कम और ज़्यादा जवान था। एक दिन मैं इसी तरह सामान लेने निकली हुई थी। बाजार में हलचल थी, लोग आ जा रहे थे। मैं अपने ख्यालों में गुम चल रही थी कि अचानक सामने का मंजर देखकर मैं ठहर गई। वो मंजर ऐसा था जैसे किसी फिल्म का सीन हो, जहां हकीकत और भ्रम के दरमियान फ़र्क ही खत्म हो जाए। मेरा दिल एक पल के लिए जैसे रुक सा गया। मैंने देखा कि एक शख्स जिसका रूप फ़कीर जैसा था, पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और झुकी हुई गर्दन के साथ सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और लोगों से भीख मांग रहा था। मैंने उसे गौर से देखा और अगले ही पल मेरे कदम खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगे। वो मेरा पति राहुल था। मैंने दिल में कहा यह कैसे हो सकता है, वही कद, वही चेहरा, वही जिस्म का अंदाज, लेकिन रूप बिल्कुल बदल चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलती रही और दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं सोच रही थी कि यह मेरा पति है जो टैक्सी चलाता है, फिर यह फ़कीर का रूप लिए क्यों रास्ते में। लोग उसके पास से गुजरते तो कुछ उसे नज़रअंदाज करते और कुछ उसे भीख दे देते। मैं उसके बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। फिर अचानक उसकी चाल तेज हो गई, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि कोई उसके पीछे है। वह तेजी से एक गली में मुड़ गया। मैंने भी कदम तेज किए, लेकिन वह गलियां तंग और पेचीदा थी। वह जैसे उनमें गुम होता चला गया।
मैं कुछ देर खड़ी रही, फिर आगे जाने की हिम्मत ना हुई। मुझे डर लगा कहीं मैं खुद ही रास्ता ना भूल जाऊं, इसीलिए मैं वापस आ गई। घर आकर भी मेरा दिमाग उसी बात में उलझा रहा। मैं सोचती रही कि मेरा पति जो टैक्सी चलाता है आखिर फकीर का रूप बनाकर बगैर गाड़ी के कहाँ जा रहा था। रात हुई तो मैं उसका इंतजार करने लगी। दिल में अजीब सा सवाल था जो बार बार सर उठा रहा था। वह आम दिनों की तरह देर से आया। तकरीबन 12 बजे के बाद वह घर में दाखिल हुआ। मैंने खाना लगाने का पूछा तो उसने कहा कि खा के आया हूँ। तुमने खा लिया? मैंने कहा हाँ खा लिया। फिर मैंने आहिस्ता से पूछा कि आज आप कहाँ थे? वो एक पल को रुका जैसे जवाब सोच रहा हो, फिर बोला कि कहाँ होगा, स्टैंड पे था, पूरा दिन मेहनत की है मैंने उसकी तरफ देखकर कहा अच्छा, बीच में कहीं और भी गए थे? उसने फौरन कहा और कहाँ जाना था। उसकी आवाज़ नॉर्मल थी लेकिन मेरे दिल में वही सुबह वाला मंजर घूम रहा था। मैं चाहती थी कि कह दूं कि मैंने आपको देखा है, लेकिन मैं खामोश रही। मुझे डर था कि अगर मैंने कहा तो वो फिर कोई और बात बना देगा। वो आकर लेट गया और मैं जागती रही। मेरे दिमाग में एक ही बात बार बार आ रही थी, अगर वह फकीर मेरे पति की शक्ल का था तो चाल कैसे इतनी मिल सकती थी, कद कैसे एक जैसा हो सकता था, और सबसे बढ़कर वह मुझे देखकर क्यों भाग गया था। यह सवाल मेरे दिल में उठा और वहीं कहीं दब गया, जैसे खुद ही जवाब से डर गया हो। मेरे पति राहुल की अजीब हरकतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी और मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि यह सब आखिर है क्या। एक दिन वह गाड़ी में से सामान लेकर आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। मैंने देखा तो उसमें लिपस्टिक और पाउडर था। मैंने हैरानी से पूछा यह किसका सामान है? वो फौरन हंसकर बोला अरे यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, गाड़ी में रखकर भूल गया था। लेकिन मैंने जैसे उन चीज़ों को हाथ में लिया तो वो नई नहीं लग रही थी। लिपस्टिक इस्तेमाल की हुई थी और पाउडर भी खुला हुआ और हल्का सा ख़त्म लग रहा था। मैंने सीधा उसकी तरफ देखा और कहा यह तो किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ें लग रही हैं। यह नई चीज़ें नहीं हैं। वह एक पल भर को रुका, फिर बोला हाँ मैंने इस्तेमाल की हुई बाजार से ली है। मैंने तुरंत कहा लेकिन यह तो 100-200 रुपये की लिपस्टिक और 300 रुपये का पाउडर है, इसको इस्तेमाल की हुई लेने की क्या ज़रूरत थी? वो जरा बेचैन हुआ और बोला अरे मुझे क्या पता औरतों की चीज़ों का, बस मैं वहाँ से गुजर रहा था और मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। मैं खामोशी से उसे देखती रही, फिर कहा मैं यह इस्तेमाल नहीं करूँगी। उसने कंधे उचकाकर कहा अच्छा ठीक है, कूड़े में फेंक दो। मैंने वो दोनों चीज़ें कूड़े में फेंक दी, लेकिन दिल में एक हल्की सी खटक रह गई। कुछ दिन बाद एक रविवार को मैं उसके साथ सैर पर गई। वो मुझे गाड़ी में बिठाकर खुद कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने चला गया। मैं गाड़ी में अकेली बैठी थी। मेरी नज़र अचानक डैशबोर्ड की तरफ गई। मैंने दराज खोला तो मेरे हाथ रुक गए। वही लिपस्टिक और वही पाउडर अंदर पड़ा था। मैं एकदम हैरान रह गई। मैंने सोचा यह कैसे संभव है? मैंने तो यह दोनों चीज़ें अपने हाथ से कूड़े में फेंकी थी। इसका मतलब था कि राहुल ने मेरे जाने के बाद वो चीज़ें कचरे से उठाकर वापस गाड़ी में रख दी थी। मैं खामोश बैठी सोचती रही कि यह सब आखिर क्यों? अगर यह मेरे लिए लाया था तो फिर कूड़े में फेंकने के बाद वापस क्यों उठाया? और अगर उन्हें लाया था तो फिर झूठ क्यों बोला? मेरा दिल और उलझने लगा था। लेकिन राहुल की एक आदत और भी थी। रात को वह मुझे अपनी बाहों में लेकर भविष्य के सपने सुनाता था। वो कहता था कि एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, तुम्हारे लिए जैसा तुम चाहोगी वैसा बनेगा। नीचे बेसमेंट भी होगा और ऊपर कमरे भी होंगे। बच्चों के अलग कमरे होंगे। तुम्हारे लिए खुला किचन होगा। बड़ी बड़ी अलमारियां होंगी। महंगे कपड़े जूते सब लेकर दूंगा। एक अच्छी सी बड़ी गाड़ी भी ले लेंगे। और साथ साथ वह हल्के से मुस्कुराकर कहता था लेकिन स्वीटी को भी साथ ही रखेंगे। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती थी।
मुझे पता था कि हर गरीब आदमी की तरह उसके भी सपने थे। हर कोई चाहता है कि एक दिन अमीर हो जाए, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि सपने देखते देखते कुछ लोग हकीकत से दूर हो जाते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा सवाल नहीं करती थी, बस सुनती रहती थी। लेकिन उसकी ये छोटी छोटी हरकतें मेरे अंदर एक ऐसा सवाल पैदा कर रही थीं जिसका जवाब अभी मेरे सामने नहीं आया था। एक दिन तो हद ही हमारी ज़िंदगी सिर्फ शादी थी, लेकिन गुजारा अच्छा चल रहा था। ना ज़्यादा सुख सुविधा थी, ना ज़्यादा कमी, बस शादी सी चल रही थी। लेकिन हमारे पास कोई बचत नहीं थी। इसी दौरान एक दिन मुझे राहुल की जेब में से 5,000 रुपये मिले। नोट 500 के थे। मैं उन्हें देखकर एक पल को खामोश रह गई। पहले मैंने सोचा कि यह पैसे उसे वापस कर दूंगी, शायद उसके होंगे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया, इतने पैसे आखिर महीने के आखिर में कहाँ से आ गए, जबकि बिजली के बिल भी जमा हो चुके थे, घर के सारे खर्च हो चुके थे। और अभी 2 दिन पहले ही वह कह रहा था कि पैसे नहीं हैं। मैंने वह पैसे अपने पास रख लिए। दिल में सोचा कि जब वो मांगेगा तो दे दूंगी। लेकिन दिन गुजरते गए, 2 दिन गुजर गए, फिर 1 हफ्ता, फिर 15 दिन। उसने मुझसे उन पैसों के बारे में कोई बात नहीं की, ना कोई सवाल किया, ना कोई इशारा, जैसे उसे उन पैसों की कोई परवाह ही ना हो। मैं अंदर ही अंदर उलझती जा रही थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, मेरी कमीज में से कुछ मिला था क्या? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, कुछ भी नहीं मिला। वो बोला, अच्छे से देखा था तुमने? मैंने कहा, हाँ, क्यों, आपकी कोई चीज़ गुम गई है क्या? वो फौरन बोला, नहीं, गुमी तो नहीं है। मैंने कहा, जब गुम ही नहीं हुई तो ढूंढ क्यों रहे हो? वह मुस्कुराया और बोला, हाँ, बस ऐसे ही। लेकिन उसकी यह बात मेरे दिल में और भी शक डाल रही थी। 15 दिन गुजर गए थे और वह पैसे अभी तक मेरे पास ही थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि वह एक बार भी उनका जिक्र नहीं कर रहा था। अगर यह किसी और के पैसे होते, जहाँ उसने कहीं से उधार लिया होता, तो वह जरूर पूछता, जरूर मांगता। मुझे बताने में क्या बुराई थी? वो खामोश क्यों था? यही बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी और मेरे अंदर का सुकून आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। और जब मैं अपने पति राहुल से ज़्यादा सवाल करने लगी तो वो मुझे खुद भी एहसास दिलाता कि मेरे लहजे में कहीं ना कहीं शक शामिल हो रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मेरा लहजा बदलता था, वह मेरे साथ और ज़्यादा नरम हो जाता था। कभी मेरे लिए तोहफा ले आता, कभी मुझे अचानक सैर पर ले जाता और कभी मेरे हाथ में हाथ रखकर बातों बातों में हंसाने लगता। एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं उसका इम्तिहान लूं, क्योंकि मेरे लिए यह दुनिया वैसे भी बहुत खाली थी और अगर मेरा पति भी कुछ छुपा रहा हो तो वो चीज़ अच्छी नहीं हो सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस हकीकत से आंखें चुराने की बजाय आंखें बंद करके जीती रहूं। उसी दिन मैंने रास्ते में एक दुकान पे सूट देखा। मैंने पहले ही उसकी कीमत पूछ ली थी। वो 5,000 रुपये का था। मैंने राहुल से कहा, देखो ना सामने कितना खूबसूरत सूट है। उसने फ़ौरन मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा के बोला, मेरी जान, तुम्हें पसंद है, लेकिन यह बहुत बड़ी दुकान है और सूट महंगा। उसने कहा, चलते हैं, देख लेते हैं कितना महंगा होगा। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं छोड़ो, बहुत महंगा होगा, जाने की ज़रूरत नहीं। वह फिर भी हल्का सा मुस्कुराया, गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम एक बड़ी दुकान के बाहर रुके हुए थे। सड़क पर हल्की सी गर्मी थी और सामने ट्रैफिक चल रहा था। हम दोनों गाड़ी में बैठे जूस पी रहे थे। हम अक्सर इसी तरह गाड़ी में बैठकर चीज़ें खा लेते थे। उसे यह सब बहुत अच्छा लगता था और मुझे भी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई और फिर अचानक रोक दी। उसने कहा, तुम बैठो, मैं आता हूँ। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो बोला, यार, वो जूस वाले को पैसे नहीं दिए, वह समझेगा हम मुफ्त का जूस पीकर चले गए हैं, मैं अभी पैसे देकर आता हूँ। मैंने कहा, गाड़ी ले जाओ ना। वह बोला, नहीं, 2 कदम का फासला है, तुम बैठो, मैं अभी आया। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मुझे उस पल ही अंदाजा हो गया था कि वो क्या करने जा रहा है।
मैंने कुछ नहीं कहा और उसको जाने दिया। दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून और बेचैनी साथ साथ चल रही थी। कुछ देर बाद वो वापस आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मैंने उसके चेहरे को देखा, फिर लिफाफे को, फिर मुस्कुराकर बोला, यह तुम्हारे लिए है। मैंने लिफाफा खोला तो अंदर वही सूट था। मैंने फौरन कहा, यह जोड़ा क्यों खरीदा है, यह तो बहुत महंगा होगा। वो बोला, कोई महंगा नहीं था, 4000 का था। मैंने उसकी तरफ सीधा देखकर कहा, 4000 भी कम नहीं होते। और यह कपड़ा देखो, यह किसी डिज़ाइनर का सूट है, यह 4000 में कैसे हो सकता है। वह फौरन बोला, है तो डिज़ाइनर का ही, लेकिन इसमें एक फॉल्ट है, दुपट्टे में छोटा सा सुराख है, इसीलिए सस्ता मिल गया। फिर उसने हंसते हुए कहा, अब छोड़ो यह बातें, तुम्हें पसंद है ना, बस अब घर जाकर पहन के दिखाना। मैंने कहा, मुझे सुराख दिखाओ, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। वो फौरन बोला, है ना, बस छोड़ो चलते हैं। फिर वह अचानक बात बदल कर बोला, देखो वहाँ से अच्छी चाट मिलती है, चलो घर के लिए पैक करवा लेते हैं, घर जाकर खाएंगे और फिर तुम मुझे जोड़ा पहन कर दिखाना। मैंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मेरे अंदर एक और हिसाब शुरू हो चुका था। मेरा शक अब सिर्फ एक ख्याल नहीं रहा था, वो एक ठोस रूप पकड़ चुका था। मुझे लगने लगा था कि राहुल के पास पैसे कहीं और से आ रहे हैं, क्योंकि टैक्सी चलाने वाला इंसान इतना खर्च नहीं कर सकता, ना इतना महंगा झूठ आसानी से छुपा सकता था और ना ही इतनी आसानी से महंगे तोहफे दे सकता था। मैं गाड़ी में बैठी बाहर देख रही थी, लेकिन मेरा दिमाग अंदर ही अंदर कहीं एक ही बात पर अटका हुआ था, अगर यह सब सच नहीं है तो फिर सच क्या है। और मैंने उसी पल फैसला कर लिया था कि मैं अब राहुल से सीधा पूछूंगी। अब मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगाऊंगी, मैं सब कुछ उसके सामने रख दूंगी और उससे सच निकलवा कर ही रहूंगी। बात करने का सोच ही रही थी कि अगले दिन राहुल ने खुद ही कहा कि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है। उसने बड़े नॉर्मल अंदाज में बताया कि गाड़ी में कुछ काम करवाना है, मैकेनिक की दुकान पर जाना है, इसीलिए 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। मैं बहुत देर से आऊँगा, तुम खाना वगैरह खा लेना। फिर उसने यह भी कहा कि मेरा भाई भी जल्दी आने वाला है, उसके पेपर ख़त्म हो गए हैं। मैंने फ़ौरन पूछा, एक कमरा है, वह कहाँ सोएगा। उसने बड़े सुकून से कहा, वो बाहर बरामदे में सो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, और वैसे भी हम सारी ज़िंदगी इस घर में थोड़ी रहेंगे, जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। मैंने चौंक कर पूछा, कहाँ जाएंगे, यह तो हमारा अपना घर है, कितने का भी हो जाए यहीं रहेंगे। उसने एक पल को मेरी तरफ देखा और बोला, बेचने की बात ना करो, मैंने इसका रेट लगवा लिया है, 1 कमरे का मकान है, ज़मीन की थोड़ी सी वैल्यू है, 35 लाख का बिक रहा है, लेकिन 35 लाख में दूसरा घर नहीं मिलेगा। फिर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आकर तुम्हें बताऊंगा। मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे अंदर सवालों का शोर बढ़ गया था। वो फिर करीब आया और नरम आवाज़ में बोला, मेरे पास आओ ना, मुझे गले लगाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने उसे देखा और कहा, आप रोज़ बाहर जाते हुए ऐसे मिलते हैं जैसे दुबई जा रहे हो और 5 साल बाद वापस आएंगे। वो हंसा और बोला, क्यों, क्या पता मैं वापस ही ना आऊँ। मैंने फ़ौरन कहा, ऐसी बातें ना करें। उसने मुझे अपने करीब किया, माथे पर चूमा और कहा, तुम मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो। हमारी शादी अरेंज थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारे सुख के बारे में सोचूंगा। फिर वह बोला, जब हम किसी मुकाम पर पहुँच जाएंगे तो हम अपनी औलाद को इस दुनिया में लाएंगे। मेरी औलाद मेरी तरह धूप में गाड़ी नहीं चलाएगी, बल्कि बड़े बंगले में आराम करेगी, और तुम भी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप और आपके छोटे छोटे सपने। वो बोला, एक दिन यह सारे सपने पूरे होंगे, तुम परेशान ना होना। फिर उसने कहा, मैं जल्दी नहीं आऊँगा, लेकिन रात को आ जाऊँगा, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगा, तुम खाना खा लेना, हम मीठा साथ बैठकर खाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, और वह चला गया। मैं घर में अकेली रह गई। खामोशी थी, लेकिन मेरे अंदर खामोशी नहीं थी। मैं राहुल से प्यार करती थी, यह बात सच थी,
लेकिन उसकी अजीब हरकतों ने मेरे अंदर सवाल भी पैदा कर दिए थे। मैं जानती थी कि प्यार का मतलब अंधा होना नहीं होता। अगर कोई गलत रास्ते पर हो तो उसे समझाना भी ज़रूरी होता है। मैंने खुद से कहा कि आज मैं उससे ज़रूर बात करूंगी। आज मैं उससे हर सवाल का जवाब भी लूंगी और हर बात का हिसाब भी। और उसी सोच के साथ मैं उसके आने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन राहुल मेरी ज़िंदगी में वापस आता शायद यह किस्मत को मंजूर नहीं था, क्योंकि उसकी गाड़ी एक हादसे का शिकार हो गई और गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी और वह इस दुनिया से चला गया था। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया था। एक दिन पहले तक जिस घर में उसकी हंसी गूंजती थी वहां अब सन्नाटा छा गया था। उसका भाई अशोक भी घर आ चुका था। अभी बैठा ही था, एक गिलास पानी पिया था। जब यह खबर पहुंची तो घर के अंदर एकदम चीखें और सन्नाटा दोनों एक साथ फैल गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खड़ी हूँ या जमीन मेरे नीचे से निकल गई है। मैं वही जगह देखती जहाँ राहुल खड़ा होकर मुझे सपने सुनाया करता था। अब वहाँ सिर्फ खाली दीवारें थीं। अगर वह नहीं होता तो मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालती। अब मुझसे कुछ भी संभल नहीं रहा था, ना यह दर्द, ना यह तकलीफ, ना यह सदमा। जब मुझे यह यकीन हुआ कि मेरा वो पति जो मुझसे इतना प्यार करता था, जिसने हमेशा हमारे भविष्य के सपने देखे थे, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। घर में कुछ लोग शोक व्यक्त करने आ रहे थे, हर कोई अफसोस कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई थी। अशोक बहुत परेशान था, लेकिन वह ज्यादा रो नहीं रहा था। वो बार बार बाहर अंदर आ जा रहा था। पुलिस भी आई थी। मैंने पुलिस वालों से कहा कि किसी तरह गाड़ी पहुंचा दें। मुझे वह पल याद आ रहा था जब राहुल ने वह गाड़ी मुझे दी थी और कहा था कि इसका ख्याल रखना। वह गाड़ी उसके लिए सब कुछ थी। वह उसे स्वीटी कहता था और कहता था ये मेरी औलाद है। अब वह गाड़ी जल चुकी थी, उसका ढांचा भी मुश्किल से बचा था। पुलिस वालों ने कहा कि हादसे की जगह पर गाड़ी मौजूद है, हम उसे यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हमें यह देखना है कि यह हादसा कैसे हुआ। मैंने रोते हुए कहा कि यह हादसा कैसे हो सकता है, आग कैसे लगी, मेरा पति कैसे चला गया, मुझे सब कुछ जानना है। एक पुलिस वाला था जिसका नाम अजय था। वो नरम स्वभाव का लग रहा था। उसने कहा, आप परेशान ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर उसने आहिस्ता से कहा कि कुछ पुलिस वालों की वजह से पूरा विभाग बदनाम होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस केस में सच सामने आए। उसकी बातों से मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन दिल का दर्द कम नहीं हुआ। दिन रात मेरे आंसू नहीं रुकते थे। मैं कभी राहुल की कमीज देखती, कभी उसकी गाड़ी का ख्याल आता था। अब भी वैसा ही था, लेकिन घर में वो नहीं था जो उसे घर बनाता था। अशोक ज़्यादा खामोश नहीं था, वो अक्सर फ़ोन पर किसी से बात करता था। मैंने एक दिन उसकी आवाज़ सुन ली। वो कह रहा था, हाँ बस एक समस्या है, उसे रास्ते से हटाता हूँ फिर तुम्हें ले आऊँगा। मैं एकदम हक्की बक्की हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद से कहा, यह किसको रास्ते से हटाने की बात कर रहा है। फिर उसने कहा, अरे तुम तो मेरी पत्नी हो, क्या हो गया है। मैंने यह सुनकर दरवाजे के पीछे से झांका। मेरा दिमाग जैसे रुक गया था। मैंने सोचा अशोक ने शादी कर ली है, लेकिन राहुल तो कहता था वह पढ़ाई कर रहा है। इसका मतलब था कि उसने मुझे या राहुल को कुछ नहीं बताया था। मैंने यह भी सोचा कि शायद उसकी अपनी ज़िंदगी अलग है, लेकिन उसकी बातों में जो लहजा था वह मुझे सुकून नहीं दे रहा था। वह किसी योजना की बात कर रहा था और किसी को रास्ते से हटाने का मतलब मेरे दिल में एक और डर पैदा कर रहा था। मैं खामोश हो गई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे अंदर सवालों का तूफान खड़ा हो चुका था। राहुल की मौत एक हादसा सी या कुछ और था, और अशोक की बातें क्या किसी राज की तरफ इशारा कर रही थी। मैं रातों को जागती रहती थी। घर की दीवारें मुझे घूरती थी, हर चीज राहुल की याद दिलाती थी। लेकिन अब उन यादों में खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द था। मैं अक्सर उसी गाड़ी के बारे में सोचती थी
जो जल गई थी। मुझे लगता था जैसे उसके साथ राहुल की सारी कहानी भी जल गई है, लेकिन मेरे दिल में एक बात बार बार आती थी, क्या यह सब वाकई हादसा था या उसके पीछे कोई ऐसी हकीकत थी जो मुझसे छुपी हुई है। मैं अभी शौक की अवधि में थी, अशोक से भी पर्दा करती थी। वो कमरे में होता तो मैं किचन में चली जाती, वो किचन में होता तो मैं कमरे में आ जाती। रात को वो अक्सर बाहर बरामदे में सो जाता और मैं अंदर कमरे में। हम दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोश लकीर खींच गई थी जिसे ना वो पार कर सकता था ना मैं। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। घर था लेकिन घर में सुकून नहीं था, आदमी थे लेकिन अपनापन नहीं था। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर उसने शादी कर ली है तो अपनी पत्नी को ले आता, मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मेरा रिश्ता तो सिर्फ राहुल के साथ था और वह इस दुनिया में नहीं था। लेकिन अशोक की यह खामोशी और दूरी मुझे हर दिन और ज़्यादा उलझा रही थी। वह बात भी नहीं करता था और नज़र भी सीधी नहीं मिलाता था, जैसे हर शख्स अपने अंदर कोई बोझ लेकर चल रहा हो लेकिन कोई शब्द बाहर ना आ रहा हो। मैं कभी किचन में खड़ी होती तो लगता था वो कमरे में आकर खामोश बैठ जाता है और जैसे ही मैं कमरे में जाती वो बाहर निकल जाता। यह घर अब 2 लोगों के होने के बावजूद बहुत खाली महसूस होता था। मैं चाहती थी कि कम से कम सब कुछ सीधा हो जाए। अगर कोई हकीकत है तो सामने आ जाए, अगर कोई बात है तो कह दी जाए, लेकिन हर कोई खामोश था और उसी खामोशी ने मुझे सबसे ज़्यादा बेचैन कर दिया था। अशोक से मैं अक्सर कहती थी कि जाकर पता करो कि अचानक यह सब कैसे हुआ। मुझे राहुल की मौत एक आम हादसा नहीं लग रही थी। मेरे दिल में हर वक्त एक सवाल चलता रहता था, लेकिन अशोक इस बात को गंभीरता से नहीं लेता था। वो कहता था कि कैसे हुआ यह जानकर क्या करेंगे, भाई तो दुनिया से चला गया, वापस तो नहीं आएगा। मैं कहती थी कि कम से कम हकीकत तो सामने आए। तुम्हारे भाई की अजीब हरकतें थीं, किसी से दुश्मनी भी हो सकती है। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा अगर दुश्मनी थी तो अब क्या दुश्मनी निभाएंगी? मैं तो नहीं जाऊंगा किसी दुश्मन के पीछे। लोग आते हैं और चले जाते हैं, भाई इतनी ही जिंदगी लेकर आया था, बस चला गया। मैंने कहा तुम्हें कोई परवाह नहीं? मुझे बोला और मैं आपका भी फैसला कर दूंगा। मैंने हैरानी से पूछा, मेरा कौन सा फैसला? वो बोला पता चल जाएगा। मैं खामोश हो गई, लेकिन उसकी बात मेरे दिल में एक अजीब सा डर छोड़ गई थी। हफ्ते बाद अचानक एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी हिला दी। अशोक ने मुझे साफ कह दिया कि इस घर से निकल जाएं। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि रखो तुम अपनी पत्नी को, मुझे कोई समस्या नहीं। अगर मैं थोड़ी सी जगह पर रहूं तो क्या समस्या है? उसने सख्त लहजे में कहा, नहीं, हमारी प्राइवेसी खराब होती है। यह मेरे भाई का घर है, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैंने कहा कि मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? उसने कहा यह मेरा मामला नहीं, और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर निकालने लगा। रात का वक्त था, गलियां खामोश थीं, घर की दीवारें भी जैसे उस मंजर को देख रही थी। मैं चीख रही थी लेकिन आसपास लोग सिर्फ खिड़कियों से झांक रहे थे, कोई बाहर नहीं आया। हर कोई खामोश तमाशा ही देख रहा था। अशोक मुझे जोर से खींच रहा था, मैं नीचे गिरने ही वाली थी कि अचानक 2 मजबूत हाथों ने मुझे थाम लिया। मैंने सर उठाकर देखा, पुलिस वाला अजय था। उसने मुझे गिरने से बचा लिया। अशोक चीखा कि लो, भाई तो चला गया लेकिन दूसरा आशिक मिल गया, आपने बुलाया होगा इसको। अजय ने सख्त लहजे में कहा, जुबान संभाल के बात करना, मैं ड्यूटी पर पुलिस वाला हूँ, जाती बातों में कीचड़ मत उछालो। अशोक ने तंज भरी हंसी के साथ कहा, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं आधी रात को हमारे घर के करीब? अजय ने गंभीरता से कहा, काम ऐसा था कि आना पड़ा। और फिर उसने अशोक की तरफ देखकर कहा कि हम आपके भाई के केस की जांच कर रहे थे, हमें कुछ अहम सबूत मिले हैं। उसके साथ ही उसने एक छोटा सा लॉकर सामने रखा। अशोक का चेहरा बदल गया, घर में एक पल के लिए खामोशी छा गई। अजय ने कहा कि आपके पति की गाड़ी की जांच पूरी हो गई है, हमारा शक सही था,
यह हादसा नहीं था, किसी ने योजना बनाई थी। गाड़ी जल गई लेकिन उसका लॉकर सुरक्षित रहा। पुराने मॉडल की गाड़ी थी, इसीलिए अंदर का हिस्सा बच गया। उस लॉकर में आपके लिए एक चीज़ है। उसने वह लॉकर मेरी तरफ बढ़ाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने लॉकर खोला, अंदर सोना था, एक बड़ा सा सेट। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। यह सब मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। अशोक तुरंत आगे बढ़ा और कहा, यह मेरे भाई का माल है। अजय ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, यह सब तुम्हारा नहीं, तुम्हारी भाभी का है। अशोक गुस्से में बोला, मेरी भाभी का कोई हिस्सा नहीं, यह मेरे भाई के बाद सब मेरा है। अजय ने मजबूत लहजे में कहा कि बात हक की है, इसमें तुम्हारे भाई की वसीयत भी मिली है, जिसके मुताबिक यह सब कुछ रितिका का है। अशोक एक पल के लिए हैरान हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और बेबसी भी। उसने दांत पीसकर कहा कि कोर्ट जाकर देखेंगे, लेकिन वह जानता था कि वह हार गया है। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया और मैं उस रात सड़क पर खड़ी रह गई थी। मेरे हाथ में मेरे पति की ज़िंदगी की कमाई थी, लेकिन मैं खुद बेघर हो चुकी थी। रात की हवा ठंडी थी। मैं खामोश खड़ी सोच रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। उसी पल अजय ने कहा, आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा कि मैं आपके घर नहीं जा सकती। वो बोला, मेरे घर में मेरी माँ और बहन भी हैं। आप मेरे लिए उतनी ही सम्माननीय हैं जितनी वो हैं। आप चलिए, कोई समस्या नहीं। मैं थक चुकी थी, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैं उसके साथ चल पड़ी। उसने मुझे अपने घर ले जाकर एक कमरा दिया, खाना दिया और पहली बार उस रात मुझे कुछ सुकून मिला। मैं वही खामोशी से लेट गई, लेकिन मेरे दिमाग में राहुल की बातें घूम रही थीं। उसका सपना, उसकी गाड़ी, उसकी बातें, और अब वह सिर्फ यादें रह गई थीं। सुबह का वक्त था, घर में हल्की सी रोशनी फैल रही थी और खामोशी अब भी वैसे ही भारी थी जैसे रात को थी। मैं अभी पूरी तरह होश में भी नहीं आई थी कि अजय मेरे पास आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, आपका पति कोई आम इंसान नहीं था। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसने कहा, वो इधर से उधर माल डिलीवर करता था, ऐसा सामान जो कानूनी नहीं था, और उस काम के बदले उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। मैं एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। मेरे दिमाग में राहुल की मुस्कुराहट घूम गई। उसकी बातें, उसके सपने, उसके तोहफे सब एकदम उलझ गए। अजय ने कहा, वह उन पैसों को जमा करता रहा और उसी से उसने यह सारी पूंजी बनाई थी। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा पति गलत काम करता था? वो बोला, हाँ, और वो रूप बदल कर जाता था, कभी औरत के रूप में, कभी फकीर के रूप में। यह सुनते ही मेरे दिमाग में वो मंजर घूम गया। बाजार में चलता हुआ वो भिखारी, झुकी हुई गर्दन और बदलता हुआ रूप। अब मुझे सब समझ आ रहा था। मैंने खुद से कहा, इसीलिए मैंने उसे भिखारी के रूप में देखा था, इसीलिए उसके पास वो मेकअप का सामान था। अजय ने कहा, वसीयत वाली बात मैंने झूठ बोली थी, उसमें कोई वसीयत नहीं थी। असल में यह सब चीज़ें आपके देवर के हाथ ना लगें, इसीलिए हमने कानूनी तरीके से सुरक्षित रखी हैं। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, फिर यह सब मेरे लिए क्यों है, जो मेरा पति ही नहीं रहा? मैं यह सब क्या करूँगी? अजय ने एक पल को मेरी तरफ देखा, फिर बोला, वह ये सब आपके लिए कर रहा था। वह चाहता था कि आप सेफ रहें, आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। मैंने बेबसी से कहा, लेकिन आप पुलिस वाले हैं, आपको नहीं लगता कि वह गलत काम कर रहा था? अजय ने धीरे से कहा, हाँ, गलत था, लेकिन कानून सिर्फ काम देखता है, नियत नहीं। और जिन लोगों के लिए वह काम कर रहा था वह भी जल्द पकड़े जाएंगे। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन आपका पति अब इस दुनिया में नहीं है, उसका मामला अब भगवान के पास है। अब ना हम उस पर कोई फैसला दे सकते हैं, ना कोई कानून पूरा इंसाफ कर सकता है। वो जो कुछ भी था वह अपने अंजाम तक पहुंच गया है। उसने थोड़ी देर खामोशी से सोचा, फिर बोला, आप अभी जिंदा हैं, आपके पास अभी वक्त है, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकती हैं। आपको अब यह फैसला करना है कि आप आगे कैसे जीना चाहती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर तरह से आपकी मदद करूँ। आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता सकती हैं।
मैंने उसकी बातें सुनी। मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी उतर गई थी। ना रोना था ना चीखना, सिर्फ एक बारी सा एहसास था। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचकर आपको बता दूंगी। मेरी और अजय की बहन की भी धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी थी। वो मेरी ही उम्र की थी, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन तलाक के बाद वह अपने घर में रह रही थी। बहुत सादी स्वभाव की थी। एक दिन बातों बातों में उसने कहा कि उसे कपड़े सीने का बहुत शौक है। मैंने यह सुनकर कहा कि मुझे भी दिलचस्पी है। बस उसी एक वाक्य ने मेरे दिमाग में एक नया ख्याल पैदा कर दिया। राहुल की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे रुक गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैं दोबारा जीने के बारे में सोचने लगी थी। अजय के घर एक तरफ एक अलग हिस्सा था, जैसे एक छोटा सा अलग घर हो। उसमें एक कमरा था, एक बाथरूम था और आगे खुली जगह थी। बाकी जगह खाली पड़ी रहती थी, पुराने ज़माने के घरों की तरह। यह हिस्सा भी ज़्यादा कमरों के बगैर बनाया गया था। मैंने उस हिस्से को गौर से देखा। मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने अजय से कहा कि मैं यह हिस्सा खरीदना चाहती हूँ। वह पहले हैरान हुआ, फिर बोला कि हम भी यह हिस्सा बेचना चाहते हैं, क्योंकि हम इस साइड पर नहीं रहते। यह हमारे दादा का घर है। मैंने उससे बात की और वह हिस्सा मुझे उचित कीमत पर मिल गया। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा खड़ी कर रही हूँ। मैंने उस हिस्से की मरम्मत करवानी शुरू की और एक कमरा बनाया गया, किचन बनाया गया, बाथरूम को बेहतर किया गया। जब तक यह सब काम हो रहा था, मैं अजय के घर में ही रह रही थी। उसकी माँ बहुत नरम दिल की महिला थी। वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी। अक्सर मुझे खाना खुद बनाकर देती और कहती थी कि बेटी, इसे अपना ही घर समझो। एक दिन उनकी बातों में उन्होंने बताया कि अजय पहले किसी से प्यार करता था, लेकिन वह लड़की इसे छोड़कर चली गई। तब से वह शादी के बारे में गंभीर नहीं हुआ। मैं यह सुनकर खामोश हो गई। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वह माँ थी, इसीलिए उसकी आंखों में एक पुरानी उदासी थी। वक्त गुजरता गया और मेरा नया घर तैयार हो गया। मैं वहाँ रहने चली गई। घर में दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का एक नया पन्ना खोल लिया हो। मैंने वहाँ एक छोटा सा पूजा घर भी बनवाया। नए घर की पहली प्रार्थना की। फिर मैंने फैसला किया कि मैं कुछ शुरू करूँगी। मैंने सिलाई का काम शुरू किया। अजय की बहन मेरे साथ उस काम में शामिल हो गई। हम दोनों ने मिलकर छोटा सा सिलाई सेंटर बनाया, जहाँ हम ना सिर्फ कपड़े सीते थे, बल्कि दूसरों को भी सिलाई सिखाते थे। घर में ज़िंदगी वापस आने लगी थी। मैंने राहुल की याद को दिल में रखा, लेकिन खुद को रोक कर नहीं रखा। मैंने कोशिश की कि मैं आगे बढ़ूं। इसी दौरान मैंने राहुल की गाड़ी के बारे में भी सोचा। मैंने अजय की मदद से वह गाड़ी दोबारा हासिल करने की कोशिश शुरू की। उसका सिर्फ ढांचा बचा था, लेकिन मेरे लिए वह सिर्फ गाड़ी नहीं थी, वह राहुल की आखिरी निशानी थी। मैंने मैकेनिक से कहा कि उसे दोबारा वैसा ही बनाना जैसे पहले थी। मैंने उसे तस्वीर दिखाई। वो बोला काम लंबा है और पैसे ज़्यादा लगेंगे। मैंने कहा पैसों की फिक्र ना करो, बस मुझे वह गाड़ी दोबारा चलती हुई चाहिए। इस दौरान मैं खुद भी ड्राइविंग सीखने लगी। मैं चाहती थी कि मैं खुद अपनी गाड़ी चला सकूं। एक दिन मैं मैकेनिक के पास गई। मैंने पूछा कि कितने पैसे हो गए। उसने कहा कि वह आपके साथ जो आए थे ना, वह पुलिस वाले भाई, वो कह रहे थे कि पैसे आपसे नहीं लेने, आपको सिर्फ सूचना देनी है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा यह कैसे हो सकता है? वो बोला उन्होंने साफ कहा है कि पैसे वो खुद देख लेंगे, और अगर मैंने आपसे पैसे लिए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मैं खामोश खड़ी रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अजय ऐसे क्यों कर रहा है। मेरे दिमाग में फिर वही सवाल उठा। वह मेरी मदद कर रहा था जब मेरी ज़िंदगी को किसी नए रुख पर ले जा रहा था। अजय की माँ ने एक दिन मुझसे अलग से बात की। घर के आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी और हवा में एक अजीब सा सुकून था। वो मेरे पास आकर बैठी और धीमी आवाज़ में बोली, बेटा, अजय तुमसे शादी करना चाहता है। मैं एक पल के लिए चुप रह गई। मेरे दिमाग में राहुल का चेहरा घूम गया, वह पल जिसमें ज़िंदगी रुक जाती है और फैसला दिल के सामने आ खड़ा होता है। मैंने नज़रें झुका ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी दर्द है, लेकिन मेरा बेटा बुरा नहीं है।
मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी गारंटी देती हूँ। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, आंटी इस बात में कोई दो राय नहीं कि अजय बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसकी माँ ने मेरी बात सुनकर कहा, वो भी एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उसका दिल भी टूटा है, तुम दोनों एक जैसे हो, शायद एक दूसरे को समझ सको। मैं खामोश हो गई, मेरे दिल में अजीब सा शोर था। ना हाँ कह पा रही थी, ना ही ना। मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहा, बेटा वक्त ले लो लेकिन दिल की सुनना। मैं उस रात देर तक जागती रही। कमरे की दीवारें खामोश थीं, लेकिन मेरे अंदर सवाल चल रहे थे। राहुल की यादें भी थीं और मौजूदा जिंदगी की हकीकत भी। आखिरकार मैंने हाँ कह दी। अगले दिन घर में खुशी का माहौल था। अजय की माँ बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, जैसे एक बोझ हल्का हो गया हो। मैं खुद भी पूरी तरह शांत नहीं थी, लेकिन एक फैसला हो चुका था। फिर वह दिन आ गया जब मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। हल्की सी घबराहट थी, नया सफ़र, नई जिंदगी थी। कमरे में खामोशी थी और फिर अजय अंदर आया। उसने सादे से कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो अंदर आकर मुस्कुराया और बोला, आपका मुंह दिखाई का तोहफा लाना था लेकिन भूल गया। मैंने हल्का सा मुस्कुराई और कहा, कोई बात नहीं। वह थोड़ा आगे आया और बोला, एक चीज़ दिखानी है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या? उसने कहा, बाहर चलो। मैं उसके साथ आंगन में आ गई। रात नहीं थी लेकिन शाम का वक्त था। हल्की रोशनी फैली हुई थी और हवा में एक पुराना सा सुकून था, जैसे वक्त भी रुक गया हो। मैंने जैसे ही आंगन में कदम रखा, मेरी नज़र सामने पड़ी। वहाँ स्वीटी खड़ी थी, राहुल की गाड़ी, वही गाड़ी जिसके साथ मेरी यादें जुड़ी थी, लेकिन अब वह बिल्कुल नई लग रही थी, साफ सुथरी, चमकदार, और जैसे उस पर कभी आग का साया भी नहीं पड़ा था। मेरा दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। मैं आगे बढ़ी और गाड़ी के दरवाजे को छू कर रोने लगी। मैंने उस गाड़ी को ऐसे गले लगा लिया जैसे वो सिर्फ गाड़ी नहीं थी, वो मेरे राहुल का आखिरी हिस्सा थी। आवाज़ टूट गई। मैंने अजय की तरफ देखा और कहा, यह क्या है? वह थोड़ा सा दूर खड़ा था। उसने नरमी से कहा, गाड़ी आपकी थी, मैंने इसे सिर्फ दोबारा वैसे ही बनाने की कोशिश की है। यह अब भी चलती है, बिल्कुल पहले जैसी, और यह आपका मुंह दिखाई का तोहफा है। मैं रोती रही, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे दिल में राहुल की तस्वीरें एक एक करके आ रही थी। वो दिन जब उसने मुझे पहली बार यह गाड़ी दी थी, वह मुस्कुराहट, वह बातें, वह वादे। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, आप यह सोच रहे होंगे कि मैं अपने पहले पति को याद करके रो रही हूँ। अजय ने फौरन कहा, अगर मुझे इस बात से समस्या होती तो मैं यह गाड़ी कभी ना बनवाता। मैं जानता हूँ यह आपके लिए क्या है। पहली मोहब्बत का अपना एक मकाम होता है। मैं उससे मुकाबला नहीं कर रहा। मैं साथ की ज़िंदगी में साथ चलना चाहता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। मेरा दिल बोझ से हल्का और भारी दोनों था। मैंने उसके करीब जाकर उसे गले लगा लिया और धीरे से कहा, शुक्रिया। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया बाहर नहीं कहना चाहिए, अंदर जाकर बोलना बेहतर है, कहीं कोई देख ना ले। मैं मुस्कुरा दी और हम दोनों कमरे में वापस आ गए। वक्त गुजरता गया, जिंदगी एक नए रंग में चलने लगी। मैं कभी कभी उसी गाड़ी में बैठकर बाहर निकल जाती थी, उन जगहों पर जाती थी जहां मैं और राहुल कभी गए थे। बाजार की वही गलियां, वही सड़कें, वही हवा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मैं अब अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक नई जिंदगी थी। अजय था, वो खामोशी से मेरा ख्याल रखता था, कभी कुछ कहता नहीं था, लेकिन हर चीज़ समझ जाता था। उसकी माँ अब भी मेरे लिए माँ जैसी थी। घर में सुकून था, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में राहुल हमेशा मौजूद रहा। मैंने उसे कभी पूरी तरह नहीं बुलाया और शायद मैं उसे बुलाना चाहती भी नहीं थी, क्योंकि वह मेरी ज़िंदगी का वह हिस्सा था जिसने मुझे जीना सिखाया था। अजय अक्सर कहता था कि वो उन लोगों को पकड़ेगा जिन्होंने राहुल के साथ अन्याय किया। वो बुरे गिरोह को ख़त्म करने की बात करता था, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ जख्म सिर्फ वक्त से ही बढ़ सकते हैं। मैंने आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना की,
राहुल, मैंने तुम्हारी याद को अपने साथ रखा है और तुम्हारी प्रार्थना भी अब मेरी ज़िंदगी आगे चल रही है। और मैं चाहती हूँ कि तुम जहाँ भी हो सुकून में हो। घर के आंगन में वही गाड़ी खड़ी थी, लेकिन अब वो सिर्फ गाड़ी नहीं थी, वो एक कहानी थी। एक प्यार की, एक जुदाई की और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। मैं शायद इस दुनिया की खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आने वाले दोनों मर्द ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एक वो जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती और दूसरा वो जो हमेशा के लिए मेरी हकीकत बन गया। मैं भगवान का शुक्र करती हूँ कि ज़िंदगी ने मुझे सिर्फ दर्द ही नहीं दिया बल्कि साथ जीने की हिम्मत भी दी। राहुल मेरी यादों में हमेशा रहेगा और अजय मेरी मौजूदा ज़िंदगी की हकीकत है। और शायद यही मेरी किस्मत थी कि मैंने प्यार को भी देखा और सहारा भी पाया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।